नमस्कार, आप देख रहे हैं द फेडरल देश। मैं हूँ शिल्पी सेन। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कपसाड़ में एक ऐसी घटना हुई है जिसने एक बार फिर से कानून व्यवस्था पर सवाल उठा दिया है। दलित परिवार की बेटी के कथित अपहरण और उसके साथ ही एक महिला यानी उस बेटी की मां की हत्या भी की गई। और इस मामले में अब से 4 दिन हो चुके हैं। 8 तारीख की ये घटना है, लेकिन पूरी तरह से इस पर सियासी भूचाल आया हुआ है, क्योंकि इस तरह से ये घटना जहां एक और कानून व्यवस्था पर सवाल है, जिस तरह से दबंगों ने एक तरह से कहा जा रहा है कि उस बेटी का अपहरण करने की कोशिश की। हालांकि अब मैं ये भी स्पष्ट कर दूं कि पुलिस की इसमें अलग-अलग थ्योरी भी सामने आ रही है और बहुत सारी बातें कही जा रही हैं। लेकिन बावजूद इसके जिस तरह से ये घटना हुई, वो अपने आप में ये बताने के लिए काफ़ी है कि अभी भी कहीं न कहीं इस तरह के अपराध हो रहे हैं। और वहीं पर अगर देखा जाए तो सियासी दलों ने इस घटना को अपने पक्ष में, यानी कि इस बेटी की आवाज़, इस माँ की जो अब नहीं है इस दुनिया में, इनकी आवाज़ उठाने के लिए एक तरह से पुरज़ोर कोशिश करते हुए दिखे तो, लेकिन जातीय बिसात पर कहीं न कहीं वो सक्रिय नज़र आए। अखिलेश यादव ने इस पर बयान दिया। समाजवादी पार्टी के नेता अतुल प्रधान पहुंचने की कोशिश करते हैं। उसके बाद रामजी लाल सुमन समाजवादी पार्टी के नेता पहुंचने की कोशिश करते हैं। वहीं पर अगर देखा जाए तो कांग्रेस ने भी प्रतिनिधिमंडल भेजा था। समाजवादी पार्टी की तरह उनको भी नहीं पहुंचने दिया गया, यानी परिवार से मिलने नहीं दिया गया। वहीं पर आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर ने एक तरह से पुलिस से रसाकशी का पूरा एक वीडियो ही उन्होंने तैयार कर लिया और उस पर अब खूब वो बात कर रहे हैं। उनको भी रोका गया गाजीपुर बॉर्डर पर और उसके बाद उन्होंने वीडियो कॉल के ज़रिए न सिर्फ परिवार से बात की, बल्कि यह कहा कि वो 24 घंटे उनके साथ हैं। इस बीच मायावती की बात बताना ज़रूरी है, क्योंकि विपक्षी दलों में बीएसपी भी है, लेकिन मायावती ने एक्स पर पोस्ट कर इस घटना पर सवाल उठाया है। लेकिन उनका कोई प्रतिनिधिमंडल अभी उस तरह से सक्रिय नहीं दिखाई पड़ा है, या उन्होंने ऐसी कोई वहां पर आवाज उठाने की कोशिश में वो दूसरे दलों से पीछे नजर आ रही है। ये बात इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि एक दलित परिवार की बात है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से जातीय बिसात पर दलितों की बात होती है या दलितों के उत्पीड़न की बात होती है, उसी कड़ी से इसको विपक्षी दल जोड़ करके देख रहे हैं। तो क्या है इस अपराध की घटना पर सियासी उबाल, और इसके साथ ही सियासत की बिसात पर कपसार क्यों है, इस पर बात करेंगे। हमारे साथ दो बेहद खास मेहमान हमारे साथ हैं। स्नेहरंजन जी, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक, और हमारे साथ गिरीश पांडे जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले तो गिरीश जी, आपसे मैं जानना चाहूंगी, ये एक अपराध की घटना है, हालांकि बहुत सारी थ्योरी इसमें सामने आ रही है, सरकार ने और प्रशासन ने कार्रवाई भी की है, लेकिन जिस तरह से विपक्षी दल वहां पहुंचने की कोशिश करते हैं, जिस तरह से आपने चंद्रशेखर का वीडियो देखा कि वो आगे दौड़ रहे हैं, पुलिस पीछे दौड़ रही है, तो आपको लगता है कि ये कहीं ना कहीं जातीय एंगल जो इसमें आ गया, अपराध तो अपराध है, उसने एक तरह से वहां और ज्यादा सियासी भूचाल लाने में, या यूं कहें कि इस घटना को उलझाने में, या उस सोसाइटी को, या जिस तरह से दो फाड़ हो गए, उसने अहम भूमिका निभाई सियासी दलों के इस रुख ने? देखिए शिल्पी जी, जैसा आपने कहा ना कि अपराध तो अपराध है, और कोई हम्म। अपराध अगर महिला के प्रति होता है तो हम्म। महिला शारीरिक रूप से कमजोर होती है, उसको और भी जघन्य माना जाता है। लेकिन ये अपने यहाँ ये परंपरा रही है लाशों पर राजनीति करने की। ये सभी दल अपने अपने समय में करते रहे हैं और ये बहुत गलत है। ये सारी उठापटक, अगर मान लीजिए किसी हत्या के प्रति आपकी सहानुभूति है, तो जहां भी हत्या होती है, जिसकी भी हत्या होती है, आपको हर जगह उसी संवेदना से पहुंचना चाहिए। आपके संवेदना के ये जो बादल हैं, क्यों एकदम से कभी कभी इससे बड़ी घटना पे या इससे मिलती जुलती घटना पे खामोश हो जाते हैं, और कभी मतलब इतना बरसते हैं कि लगता है कि मतलब आपके पास संवेदना की बाढ़ आ गई है। ये चीज गलत है, और ये सिर्फ जातीय राजनीति हो रही है और कुछ नहीं। इसके पहले भी हम लोग अपने बातचीत में कह चुके हैं कि यूपी और बिहार की राजनीति तो पूरी तरह जाति पे ही वो होती है। जाति के प्रति ही इनकी सहानुभूति होती है, और कहीं कुछ नहीं है। ये सिर्फ वोट की राजनीति है, और वोट की राजनीति इसलिए भी कांग्रेस और चंद्रशेखर, बाकी दलों में सपा में होड़ मच चुकी है, क्योंकि बसपा हाशिए पे है और उसके पुनरुत्थान
की कोई वजह समझ में नहीं आती है। जिस तरीके से मायावती निष्क्रिय है, उससे नहीं लगता है कि बसपा का उत्थान हो पाएगा। तो उसका जो वोट बैंक है, उसका मैक्सिमम चंक कौन अपने पाले में कर ले, सारी लड़ाई इसी की। स्नेहरंजन जी, जिस तरह से गिरीश जी कह रहे हैं, क्योंकि हम लोग इस पर चर्चा कर रहे हैं, वैसे अपराध की कोई बड़ी घटना होती है तो चर्चा न्याय पर होनी चाहिए और किस तरह से दोषी को सजा मिले उस पर होनी चाहिए। लेकिन ये भी हमारे समाज की और आज की वर्तमान जो राजनीति है उसकी सच्चाई है कि कोई भी घटना होती है तो ये पहले बात होती है कि वो किस जाति का है या किस जाति की है और किस जाति का वो आरोपी है। ये बात साफ हो गई उसमें, क्योंकि दलित परिवार की बेटी थी, जो आरोपी है उसकी भी जाति अब सार्वजनिक हो चुकी है और तरह-तरह की बातें सामने आ रही हैं। लेकिन आपको नहीं लगता कि जो सियासी दल हैं, उन्होंने इस मामले को जातीय राजनीति में ज़्यादा उलझा दिया? जिस तरह से बातें नहीं हुई, जिस देखिए, तरह से है। शिल्पी जी, एक बात मैं कहना जी, चाहता हूँ जी। कि इस पूरे मामले को चुनावी हुँ, फ्रेम से थोड़ा-सा बाहर निकल के देखा जाए, हुँ, उत्तर प्रदेश के भविष्य को सामने रख कर के देखा जाए, तो ये बेहद चिंताजनक है। ये पूरा जो ट्रेंड चल रहा है, ये बेहद चिंताजनक है और इससे सूबे का मुस्तकबिल कहाँ जा रहा है? हम तो परिवर्तन के लिए सामने आए थे ना। हमने 2014 में चाहे 2022 में, 17 में जो भी चीज़ें किया था, वो इसलिए किया था कि हम बहुत उबे हुए थे, व्यवस्था से, तमाम चीज़ों से। हम चेंज चाहते थे, चेंज के लिए आगे आए थे, चेंज के लिए हमने बहुत सारे बदलाव किए थे। लेकिन आज है क्या? आप याद करिए कि अब से कुछ ही दिनों पहले योगी जी ने कहा था कि देश के प्रदेश के बहन-बेटियों के साथ अगर कुछ भी होगा, तो अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतज़ार कर रहा होगा। हुँ, यहाँ यमराज क्यों नहीं है? अमित शाह भी यही कह के गए थे। जब उत्तर प्रदेश में लड़कियाँ हों चाहे औरतें हों, जो भी हों, अब वो 10 तोला गहने पहन के चल सकती हैं सड़क पे, कहीं पर कोई खतरा नहीं है। लेकिन वहीं सेम टाइम अगर आप मैंने कहा ना कि मैं इसको चुनाव की राजनीति से अलग हट के देखता हूँ और उस पर जब मैं सोचता हूँ, तो बड़ा दुःख होता है कि किस तरीके का पॉलिटिकल नैरेटिव सेट किया जा रहा है और डंके की चोट पे ये कहने की कोशिश की जा रही है कि हम तो इसी तरह काम करेंगे, आपको जो करना हो कर लीजिए। जैसे कि मैं बताऊँ आपको कि 2022 से लेकर के 2025 तक एनसीईआरटी के डाटा जो है महिलाओं पर अत्याचार को लेकर के 31% उत्तर प्रदेश में बढ़े हैं, 31%। तो यह इस पर किसी का ध्यान नहीं है। हम इतिहास के गड़े मुर्दे उखाड़ करके ये बताएँगे कि हमारे पूर्वजों पर 1000 तक किसी ने राज किया था, हम आपको चलिए एक गर्व देते हैं। मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश ही नहीं, मैं पूर्वी उत्तर प्रदेश और संपूर्ण उत्तर प्रदेश की बात कर रहा हूँ। आज प्रदेश में क्या है कि स्थिति बहुत ही चिंताजनक है। चुनाव आज हो, कल हो, ना हो, जाए इधर से उधर। लेकिन जो जन कल्याण है, लोकतंत्र में जो जन कल्याण प्रथम होना चाहिए, मैं जिस बनारस में बैठा हूँ, वहाँ पे प्रेमचंद ने कई उपन्यास लिखे। रंगभूमि है, कर्मभूमि है, जिसमें उन्होंने स्वराज और सुराज के लिए पहले वकालत की है। कहा कि अभी तो अंग्रेजों का शासन है, लेकिन फिर भी हमें सुराज चाहिए। जब हम कल को आज़ाद होंगे, हमारा देश जब अंग्रेजों की गुलामी से मुक्त होगा, तो हमको सुराज चाहिए। क्या यही सुराज है क्या? हम ये देखते हैं कि इतने परसेंट ठाकुर हैं, इतने परसेंट बनिया हैं, इतने वहाँ पे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बनिया, बैस और ब्राह्मण का एक कॉम्बिनेशन है, ठाकुरों का राजपूतों का और इनका एक कॉम्बिनेशन है। हम इसी में उलझ के रह गए हैं और सारे दल भी हमें इसी में उलझाते जा रहे हैं। नतीजा ये है कि उनकी नहीं, बात कोई नहीं मान रहा है, उनकी बात कोई नहीं मान रहा है। आज नहीं, स्थिति जो है इसी में उलझाते जाते हैं सर, ये जो सियासी जो एक तरह से भूचाल है। एक तो सवाल दोनों से है, गिरीश जी, सवाल दोनों से है। अगर विपक्षी दल मिलने जा रहे हैं, मान लीजिए कानून व्यवस्था की ही बात होती है कि कानून व्यवस्था उस समय खराब हो जाएगी अगर विपक्ष के नेता पहुँच रहे हैं। लेकिन उनको अगर 1 या 2 की संख्या में वो जाते हैं, तो उनको पुलिस के साथ जाकर के या प्रशासन के साथ जाकर के मिलवाने में क्या मुझे लगता है कि क्या दिक्कत हो सकती है? और दूसरा, आपको लगता है कि विपक्षी दल सीधे-सीधे इस पर सिर्फ़ इसलिए जा रहे थे या सिर्फ़ इसलिए बात कर रहे थे क्योंकि जो वीडियो सामने आ रही हैं, जो बयान सामने आ रहे हैं, उसमें सीधे तौर पर जाति बार-बार आ रही है, जबकि महिला के खिलाफ अपराध है, क्राइम अगेंस्ट वुमेन है। ऐसे में ये जाति बार-बार जो इस तरह से आ रही है, आपको लगता है पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो सामने जो विधानसभा चुनाव है, उसको लेकर के ये और ज़्यादा मामला इस तरह से विपक्षी दल उठा रहे हैं?
नहीं, आपकी बात सही है। साल भर बाद चुनाव है, अब साल भर से कम समय है, तो माहौल बनाना तो शुरू ही हो जाएगा। तो माहौल बनाया जा रहा है, और जहां तक नेताओं को रोकने की बात है, तो निजी रूप से मैं इस बात से सहमत हूं कि आप काफिला लेकर के मत जाइए। लेकिन अगर कुछ लोग जाना चाहते हैं, पीड़ित परिवार से मिलना चाहते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, उनका दुख दर्द बांटना चाहते हैं, तो उनको जाने देना चाहिए। जो लोग सत्ता में हैं वो लोग भी चाहते रहे हैं, उनको रोके जाने पे वो लोग भी हो हल्ला करते रहे हैं। और अगर जाएंगे, इतना लाइमलाइट में नहीं आएंगे। जितना चंद्रशेखर जी पुलिस से धक्का मुक्की करके लाइमलाइट में आ गए, अगर जाके चुपके से मिल जाते तो यही करते ना, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कायदे से कर लेते कि मैंने ये बात सुनी, और बाकी पुलिस अपना जांच का काम करती रहे। जैसे आपने कहा कि कई थियरी आई है, तो उसमें से जो थियरी सबसे मुकम्मल होगी, जिसके पक्ष में साक्ष्य होंगे, वो पुलिस करेगी। और बाकी भाई साहब ने कहा, मुंशी प्रेमचंद का उदाहरण दिया, तो कहाँ से किसको पढ़ने लिखने की फुर्सत, किससे आप उम्मीद करें कि वो प्रेमचंद को पढ़े। हाँ, देखिए मैं ये सामग्री कहना है, चाहता हूँ शिल्पी जी, शिल्पी जी, जो है मैं उसको, जो है जी उसको जी स्वीकार करिए। जी, नहीं, कुछ चीजें जो लोकोक्तियों में आ जाती हैं, उनकी भनक तो सबको होती है। साहित्य में जो चीजें आती हैं और जो एकदम हाँ, जन सरोकार से जुड़ी हुई चीजें हैं, उसका पता सबको होता है। अब ऐसे में ये कह देना कि हमारे नेता की नीति ठीक थी, इसलिए उसको हम जाने दे रहे हैं, तुम्हारे नेता की नीति नहीं ठीक थी, वो राजनीति करने जा रहा था, इसलिए हम रोक रहे हैं, ये गलत है। नहीं, देखिए आप एक बड़ा महत्वपूर्ण, किसके नेता हाँ, को सर जाने दिया है, उस पर में भारतीय दूसरा जनता पार्टी सवाल है। के, हाँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग नहीं गए, क्यों वहां से मिलने, मेरा परिवार तो से मिलने लेकिन दिया गया उनको। सवाल ये है, आप ये कह रहे हैं जाने दिया है, लेकिन क्या आपको लगता है कि जिस तरह से अखिलेश यादव ने ये बात कह दी थी, हाथरस का नाम ले लिया था, वो आपको सभी को पता है कि किस तरह से एक एक सियासी भूचाल किस तरह से हो सकता था इस पर, उसको लेकर के जिस तरह से बीजेपी ने, सरकार ने जिस तरह से डैमेज कंट्रोल किया, आप इसको मानते हैं पहले तो कि ये डैमेज कंट्रोल तुरंत ही बीजेपी नेता भी पहुंच गए वहां जा करके, और जिस तरह से कार्रवाई हुई, ठीक है, मदद मिलनी चाहिए कि 10 लाख रुपए भी दिए हैं, नौकरी का वादा भी किया है, शस्त्र लाइसेंस की भी बात कर दी है, तो आपको लगता है कि ये थामा देखिए है देखिए एक देखिए तरह मैं बता रहा का, हूँ, जो मैं विपक्ष बता रहा हूँ, की इसके दृष्टि से इसके किया था? इसके ओरिजिन में जाइए ना, जी। वो गए क्या गए, कहाँ गए, सोचता है इसके ओरिजिन में जाइए ना, टूटा है हम्म, सांप्रदायिक सौहार्द आपस में। देखिए है क्या कि जो नेता की बात प्रशासन नहीं सुन रहा है, हम्म, और जनता की बात नेता नहीं सुन रहा है। यह हम्म, जो कड़ियां टूटी हैं आपस में ना, ये सब हम्म, इन्हीं चीजों का नतीजा है। अभी आपको लगता है ना कि ये हाईलाइट हो गया पश्चिमी उत्तर प्रदेश का, अभी 2 दिन पहले मऊ में एक घटना इसी तरीके से हुई है, गाजीपुर में हो रही है, बलिया में होती हैं घटनाएं जो कि अनफोकस्ड हैं। तो ये जो टूटा है ना कड़ियां, अभी देखिए, एक सेकंड समझिए, अभी कोडिन कफ सिरप का मामला था, पूरे प्रदेश में, पूरे देश में ये प्रचारित हो गया, चाहे झूठा चाहे सच्चा, कि एक जाति विशेष के लोगों को वरीयता दी जा रही है, उनके ऊपर हाथ नहीं डाला जा रहा है। ये पूरी तरीके से बात आई, स्थापित हो गई, और उसको लेकर के तमाम डिबेट्स हुई, तमाम बातें हुई, बहुत सारी चीजों को मैं भी देख रहा हूँ, और यहाँ पे बहुत सारे तथ्य मेरे संज्ञान में भी आते जाते रहते हैं। तो यह प्रचारित, यह मतलब इस्टेब्लिश नहीं होना चाहिए कि हमारा पॉलिटिकल नैरेटिव कहाँ जा करके खड़ा हो रहा है। नहीं, डेमोक्रेसी में यह बहुत ही खराब बात है। ये जो सर आप बात कह रहे हैं, आप ही की बात पर अगर आऊं, तो बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं। अभी इटावा में एक वो खैर अलग मामला था कि भागवत कथा करा रहे थे जो दलित परिवार, लेकिन उसमें एक दूसरी जाति के लोगों ने आकर के उसको पूरा सब कुछ तोड़ दिया, म्यूजिक सिस्टम तोड़ दिया, सब कुछ हटा दिया। तो लेकिन अखिलेश यादव इतने ज्यादा तो मुखर नहीं हुए, लेकिन जिस घटना को लेकर के वो इतने ज्यादा मुखर हुए कि उन्होंने, उनके नेता भी चले गए, उन्होंने बयान भी दे दिया, और बाकायदा वहां बैठ करके उन्होंने मीडिया से बात की। तो आपको लगता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश मैं यही तो कह रहा हूँ, मैं यही कह रहा हूँ पश्चिमी ना। उत्तर प्रदेश में ये जो कॉम्बिनेशन है, दलितों के बिना कोई विनिंग कॉम्बिनेशन बनता नहीं है, तो ये अब अखिलेश यादव अपना पीडीए का डी जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं पुरजोर तरीके से, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अब उनके देखिए, साथ था। मैं वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको, कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में मुसलमान डोमिनेंट है आज भी, दलितों की अपेक्षा। और यहाँ पर इस सरकार ने क्लियर कट एक लाइन खींच दिया है, जैसे कि मैं देख रहा था कि चाहे वो मेरठ हो, चाहे सहारनपुर हो, चाहे बिजनौर हो, वहां पर 30 से 35% के बीच में मुसलमानों का डोमिनेशन है।
तो अगर देखा जाए तो इस सरकार की लाइन बड़ी क्लियर है कि हमको आपके बारे में नहीं बात करना है और हमको इन पर हाथ नहीं डालना है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये पब्लिक में बात है। हमको इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी है, हमको उनके खिलाफ कार्रवाई करनी है। तो ऐसे में अगर अखिलेश यादव कुछ कहते हैं, चाहे किसी पार्टी का कोई नेता कुछ कहता है जो कि जातीय चाशनी में रंगा हुआ है, तो वो कहीं से भी उत्तर प्रदेश के मुस्तकबिल के लिए ठीक नहीं है। चुनाव मैंने कहा कि 27 में जरूर होगा चुनाव, और उस चुनाव में अगर यही सब चीजें चलती रही तो चुनाव का स्वरूप क्या होगा इसका अंदाजा लगाया जा सकता है। चलिए और गिरीश जी, क्योंकि हम लोग ये दुर्भाग्य है, पहले ही मैंने कहा कि एक जातीय एंगल पर हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, बात कर रहे हैं, क्योंकि जाति की बिसात पर जिस तरह से कपसार आया है उसके लिए भी ये जरूरी है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कोई भी विनिंग कॉम्बिनेशन दलितों के बिना नहीं बनता है। और अखिलेश यादव पीडीए को लेकर के चल रहे हैं, लोकसभा चुनाव में उनको सफलता भी मिली थी। लेकिन क्या आपको लगता है कि मायावती जिस तरह से सक्रिय नहीं है इन बातों को लेकर के, उससे अखिलेश यादव का एक एज हो सकता है? क्योंकि मायावती जी ने उनके पास ये तो टीम नहीं है जैसा कि दिखाई पड़ रहा है। क्योंकि अगर कोई घटना घटती है तो जिस तरह से मुखर होकर के विपक्ष को कहना चाहिए, और वो भी दलित परिवार की घटना, उसमें मायावती जी उस तरह से आगे नहीं आई है। तो ऐसे में आपको लगता है अखिलेश यादव उस वोट को एक तरह से साधने की भी कोशिश कर रहे हैं? देखिए, मायावती के बारे में तो मैं 2014 में ही एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार में पढ़ा था कि ये चुनाव उनके लिए मुस्कुराने का अंतिम मौका है। मैंने कहीं नोट भी कर रखा होगा। तो वो तो मौका वो खो चुके हैं और अब बहुत मुश्किल है। कोई चमत्कार ही हो जाए तो उस पार्टी का रिवाइवल होगा। हाँ, उसके वोट बैंक के लिए जो लड़ाई चल रही है, उसकी स्वाभाविक पसंद जो है परंपरागत रूप से कांग्रेस है। अखिलेश प्रयास कर लें, हो सकता है कुछ मिल जाए, लेकिन बाई द वे अगर कभी कांग्रेस और बसपा का गठबंधन हो गया तो बसपा के उधर ही जाएंगे, मुसलमान भी टूटेंगे। और हमें लगता है भविष्य में हो सकता है अगर प्रियंका गांधी को जो कांग्रेस की कमान उत्तर प्रदेश में मिले तो ये चीज हो सकती है। तो अखिलेश स्वाभाविक पसंद दलितों के हैं नहीं। स्वाभाविक पसंद तो वही मतलब बसपा, बसपा नहीं तो फिर कांग्रेस, यही है। और सारी चीजें मतलब ये राजनीति ही हो रही है। और नेताजी लोग कहा तो जाता जनसेवक और संवेदनशील है, लेकिन ऐसे मौके पे ये लोग गिद्ध का काम करते हैं। तो गिद्ध ना बने, वाकई में संवेदनशील बने लोगों के प्रति और कानून को अपना काम करें। स्नेहरंजन जी, कानून को अपना काम करने दें, गिरीश जी ने कहा, लेकिन ये भी है इसके साथ कि जिस तरह से बीजेपी के साथ मायावती से दलित वोट छिटके तो पहले बीजेपी के पास आए, लेकिन पिछले लोकसभा चुनाव में अखिलेश के साथ चले गए, समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। आपको लगता है कि बीजेपी कहती बहुत है कि हम दलितों के लिए काम कर रहे हैं, अलग कई अभियान, कई कार्यक्रम पार्टी के भी चलते हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस तरह से समय समय पर घटनाएं सुनने में आती हैं, खासतौर पर दलित परिवारों पर जिस तरह से उत्पीड़न और अपराध की, आपको लगता है ये एक चुनौती है? आने वाले समय में ये बात कहीं ना कहीं से विपक्ष इसको आधार बना सकता है, ये चुनौती होगी कपसाड़ की घटना के बाद फिर से? जी 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 जी, आपने कहा कि कानून को अपना काम करते देते रहना चाहिए। मुझे एक शेर याद आता है शिल्पी जी, जी। कि तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है। ये बड़ा प्रचलित शेर है तुमको का। ये सारे दावे झूठे हैं, ये सारा आंकड़ा किताबी है। कानून कैसे करे अपना काम, आप जरा बताइए। कानून क्या इसी तरीके से अपना काम करे जैसे वहां पर पश्चिम उत्तर प्रदेश में हो रहा है? कानून क्या इसी तरीके से अपना काम करे जैसे बनारस में कप सिरप की बात आई है? कानून क्या इसी तरह अपना काम करे जैसे अमिताभ ठाकुर की गिरफ्तारी हुई है? कानून अपना काम करे तो कैसे करे? जब चीजें एकदम सामने हों और दिखाई पड़ रहा हो कि कानून को यहाँ रोका जा रहा है, तब कानून को काम करना मुश्किल हो जाता है। यहीं पे बनारस में भी एक घटना हुई थी पिछले दिनों, जिसमें जनप्रतिनिधि तक की बात एक सब इंस्पेक्टर ने नहीं सुनी। मामला जायज था, जनप्रतिनिधि आम लोगों के पक्ष में खड़े थे, विधायक थे जो कहना चाह रहे थे कि भाई ये गलत है, ये सही है, लेकिन प्रशासन ने नहीं सुना। उस आदमी का, उस सरकारी मुलाजिम का कुछ नहीं हुआ।
तो मैंने जो कहा अभी कि जो कड़ियां टूटी हैं कि नेता की बात प्रशासन नहीं सुन रहा है और जनता की बात नेता नहीं सुन रहा है, यह बहुत खराब फिनोमिना है। और अकाउंटेबिलिटी इससे जो खत्म हो रही है, लोहिया जी कहा करते थे, हम लोग तो राजनीति पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट रहे हैं, कहा करते थे कि अकाउंटेबिलिटी पहली चीज है जो फिक्स होनी चाहिए किसी भी मामले में। आज अकाउंटेबिलिटी का फिक्स ये आज जरूर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। आपने मुंशी प्रेमचंद से लेकर के लोहिया जी तक की बात कर दी, लेकिन वर्तमान राजनीति जातीय जो पॉलिटिक्स है वो सामने आती है और कई बार उससे चीजें बिगड़ती हैं, सुलझती नहीं है। हमारे पास वक्त कम है। गिरीश जी, आपसे आखिरी सवाल जो मैंने अभी पूछा था स्नेहरंजन जी से कि बीजेपी के लिए क्या ये आने वाले समय में मुश्किल खड़ी कर सकती हैं ऐसी घटनाएं? क्योंकि अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस तरह से इस तरह से घटनाएं होती हैं, अपने आप में वो इस तरह का रुख ले सकती हैं कि विपक्षी दल ये मैसेज देने में कहीं ना कहीं कामयाब हो सकते हैं कि दलितों का उस तरह से नहीं अच्छा हो रहा है, या उत्पीड़न हो रहा है, या उन पर अत्याचार हो रहे हैं, या उनके खिलाफ अपराध जारी हैं। आपको लग रहा है? नहीं, मैं स्नेहरंजन जी की बात से वो करूंगा, क्योंकि आप साख की बात कहाँ कर रहे हैं, साख कहाँ है? साख तो सबकी रसातल में है। और अगर कानून नहीं काम करेगा तो आप ही ने कहा कि कानून काम नहीं कर रहा, तमाम जगह थी, कानून नहीं काम करेगा तो जनता काम करेगी। हम लोगों ने देखा है, हम आपको एक उदाहरण दें, गोरखपुर में बहुत नॉन डॉक्टर का मकान जो है, एक यादव जी को अलॉट हो गया था सपा के समय। रातों रात उन्होंने अपने मकान को बुलडोजर से गिरवा दिया। ऐसे भी होते हैं। तो अगर ये नहीं काम करेंगे, कानून लगेगा लोगों को कि कानून नहीं काम कर रहा है, कानून निरपेक्ष नहीं है, तो बाकी काम जनता करेगी, जनता पर छोड़ दीजिए। और रही जाति की बात, तो देखिए जातीय राजनीति तो हो ही रही है। और कहाँ तक ये अपने पाले में प्लस कर पाते हैं समाजवादी पार्टी, चंद्रशेखर, क्योंकि चंद्रशेखर तो यही उम्मीद कर रहे हैं कि बसपा का वोट बैंक हमारे पास आए। अब कितनी सीटें वो निकाल पाते हैं या कितना, ये शायद ये चर्चा को बिल्कुल उसी पॉइंट पर ले जा रहा है जिस पॉइंट से शुरुआत हुई थी, यानी कि एक परिवार के साथ अगर अपराध की घटना होती है, एक महिला के साथ होती है, वो अपने आप में अपराध की घटना है, उसमें दोषी को सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। लेकिन विपक्षी दल भी जिस तरह से सिलेक्टिव होकर के इसकी बात करते हैं, वो अपने आप में कहीं ना कहीं एक सवाल उठाता है। और खासतौर पर जिस तरह से जातीय एंगल इस बात में सामने आया, वो ये बताता है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो दलित वोट हैं वो अभी सभी दलों के लिए एक क्लोजिंग कमेंट मैं दूंगा हमारे पास। शिल्पी जी, सर, एक क्लोजिंग कमेंट मैं दूंगा। जी। अगर एनडीए का स्ट्राइक रेट बिहार में 93% हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है उत्तर प्रदेश में भी। ये अलग बात हो गई, ये अलग बात हो गई। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये आपने कहा बिल्कुल, जनता जनार्दन के हाथ में फैसला होता है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल उम्मीद यही की लेकिन जाती कुछ है भी बहुत लंबे समय तक नहीं हो सकता। न्याय मिले, ये सबसे ज्यादा जरूरी है। और विपक्षी दल जिस तरह से इस मुद्दे को उठा रहे हैं, और उसमें भी सरकार ने कार्रवाई भी की है, लेकिन अपने आप में जातीय राजनीति का भी एक रूप सामने आ गया, जिससे हम कह सकते हैं कि जिसने एक बार फिर से आने वाले जो विधानसभा चुनाव की जो राजनीति है उसका संकेत दे दिया है। सर, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। गिरीश पांडे जी आपका भी, और स्नेहरंजन जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो इस पूरे मुद्दे पर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिए। इसके साथ ही द फेडरल देश को लाइक करना और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार।